सभी को मैं प्रभास कुमार पीजीटी भूगोल जवाहर नवोदय विद्यालय सेगांव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज हम भारत जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन चैप्टर के भाग 2 यानी भारत की जनसंख्या के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम है कि जनसंख्या संगठन है क्या। तो भारत के जनसंख्या संगठन के बारे में सामान्यतः जो है जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि आयु एवं लिंग संरचना, एज और सेक्स स्ट्रक्चर, प्रजातीय निर्जातीयता, निवास स्थान, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा और व्यावसायिक विशेषताएं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम भारत के जनसंख्या संगठन के जो तत्व हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो रूरल अर्बन जो है संगठन, उसका भाषाई आधार पर संगठन, धार्मिक संगठन और व्यावसायिक संगठन और ग्रामीण नगरीय संगठन। तो ये इन तत्वों के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम रूरल अर्बन। तो रूरल अर्बन जो है ये कंपोजिशन के बारे में, किसी भी जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन जो है किसी देश के नगरीकरण का सूचक माना जाता है कि अर्बनाइजेशन कितना % हुआ है। और ग्रामीण जनसंख्या कई दृष्टियों में नगरीय जनसंख्या से भिन्न होती है। ये भिन्नताएं किस आधार पर हैं, उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, रहन सहन की स्थिति है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और विचारों और सांसारिक दृष्टिकोण में ये झलकती हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में डिफरेंस दिखाई देता है। तो नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या में कई मायनों में अंतर देखने को मिलता है। अब 2011 की जनगणना जो है सेंसस के अनुसार भारत में कुल 6,40,867 गाँव हैं, जिनमें से 5,97,608 यानी 93.2% गाँव लगभग ये बसे हुए थे। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये भारत की 68.84% जनसंख्या गाँव में रहती और 31.16% यानी 31.16% जो है जनसंख्या ये नगरों में रहती है। तो अगर कुल मिलाकर के देखें लगभग 26 करोड़ लोग नगरों में निवास कर रहे हैं। तो नगरीकरण का जो प्रतिशत है, नगरीय जनसंख्या 31.16% जो नगरों में रह रही है और लगभग जो है 68.84% जनसंख्या ये गांव में रह रही है। अब हम देखें कि जो पूरे देश का औसत है, एवरेज है 68.84, उससे भी अधिक ग्रामीण जनसंख्या किन राज्यों में है। तो भारत के कुछ राज्य ग्रामीण हैं जिनमें कि राष्ट्रीय औसत से यानी 68.84% यानी 68.84% से भी अधिक जनसंख्या जो है वहाँ की ग्रामीण है, गाँव में निवास करती है। इसमें सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ 90.20 तो ये प्रतिशत 90% जनसंख्या लगभग गांव में रह रही है। उसी तरह सिक्किम में 88.90%, आसाम में 87.10%, अरुणाचल प्रदेश में 79.24% और 79.25 अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में 89.53%, उड़ीसा में 85.03%, त्रिपुरा में 82.98%, छत्तीसगढ़ में 79.92% और झारखंड में 77.75%। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ की ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, यानी राष्ट्रीय औसत से 68.84% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास कर रही है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय औसत से कम औसत वाले राज्य, जहाँ की जो राष्ट्रीय औसत है, एवरेज है 68.84%, उससे कम जनसंख्या गांव में रह रही है, कम प्रतिशत है।
ये राज्य हैं कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु, जहाँ राष्ट्रीय औसत जो है नेशनल एवरेज उससे कम ग्रामीण जनसंख्या रहती है। जैसे मिजोरम में 49.4%, गोवा में केवल 37.38%, महाराष्ट्र में 54.7%। ये जो है ग्रामीण जनसंख्या का औसत है जो सबसे कम है। कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु, और इसके अतिरिक्त अगर देखें मिजोरम, गोवा और महाराष्ट्र, यहाँ का जनसंख्या का जो औसत है बहुत ही कम है। यानी जनसंख्या का जो है ग्रामीण जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या? रूरल पॉपुलेशन। और तो यानी अधिकांश जनसंख्या, कम जनसंख्या ग्रामीण है और इससे अधिक नगरीय जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है। जो राष्ट्रीय औसत, जो ग्रामीण जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत है उससे कम औसत वाले राज्य हैं। जैसे कि अगर देखें सबसे अधिक गोवा में केवल 37.38% जनसंख्या जो है गांव में निवास कर रही है। अब ये जो नगरीकरण है उसकी दृष्टि से भारत अन्य देशों से पीछे है। अगर देखें, अगर 32% जो जनसंख्या है नगरीय जनसंख्या, चीन भी हमसे थोड़ा आगे है। और यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें तो 79% जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है। 79% जनसंख्या ये नगरों में रहती है। और मिस्र की 43% और पाकिस्तान की भी हमसे अधिक जनसंख्या नगरीय है, यानी 34%। तो इस तरह अगर हम देखें नगरीकरण का परसेंटेज जो है, जो नगरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है भारत की, वो दूसरे देशों की तुलना में अभी भी कम है। अगर 1941 से 51 के बीच देखें, नगरीय जनसंख्या में केवल 3.44% की वृद्धि हुई। लेकिन 1951 के बाद, 1951 के बाद भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत और आकार जो है ये दोनों काफ़ी बड़े हैं। प्रतिशत और आकार जो है बढ़ गए। जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में नगरीकरण की गति अपेक्षाकृत तेज है। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में। गोवा में जो है नगरीय जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है, यानी 62.17%। तो अगर 5 राज्य देखें तो कौन कौन से? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में लगभग आधी नगरीय जनसंख्या रह रही है। हाँ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहाँ की जनसंख्या लगभग आधी नगरीय जनसंख्या है। अब विभिन्न वर्षों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात यदि देखें, प्रतिशत देखें, तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रोपोर्शनेट है जनगणना वर्ष से 1941 में 13.85% था। 1951 में 17.29% हो गया। 1961 में 17.97%, 1971 में 19.90 और 1981 में 23.31 और 1991 में 25.13%, 2001 में 27.78% और 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% जनसंख्या ये भारत की नगरीय जनसंख्या थी। तो अगर हम देख सकते हैं विभिन्न जनगणना वर्ष में जो 10-10 वर्ष की अवधि में होते हैं, 1941 से लेकर के वर्तमान अभी जो अंतिम जनगणना हुई 2011 की, उसके अनुसार 31.16% जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है। अब हम देखेंगे अगला कंपोजिशन जो भाषाई के आधार पर है, लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज वाइज जो है कंपोजिशन भारत की। अगर हम देखें तो भारत में विविधता में एकता देखने को मिलती है। विविधता में एकता का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां, तो लैंग्वेजेज हैं और बोलियां यानी डायलेक्ट। तो इतने विशाल देश के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। और भारत में अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दर्ज हैं, अनुसूचित हैं, और जो अनेक भाषाएं जो गैर अनुसूचित हैं, उसमें भी अनुसूचित जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें हिंदी बोलने वाले का परसेंटेज
या प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं। और उसके बाद सबसे कम प्रतिशत किस भाषा की है? संस्कृत बोलने वाले की, बोडो और मणिपुरी। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है कि सबसे कम प्रतिशत संस्कृत, बोडो और मणिपुरी इन बोलने वालों का है। अब भाषाई वर्गीकरण जो है 4 भाषा परिवार, जो उपभाषा परिवार है, उसके अनुसार इसको हम समझ सकते हैं। अलग अलग नामकरण दिए गए हैं, इसके किए गए हैं। जैसे भाषा परिवार को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिक जो भाषा है वो 1.38 जो ऑस्ट्रो एशियाई उप परिवार का है। और तो मौन, खमेर और मुंडा ये कौन कौन से क्षेत्र में है? मेघालय, निकोबार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और कुछ भारत के बाहर है। द्रविड़ियन जो है वो 20% है। इसमें दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़, उत्तर द्रविड़ और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में ये जहाँ बोले जाते हैं। अब चीनी तिब्बती या जिसको किरात कहते हैं 0.8%, ये तिब्बती या म्यांमारी उप परिवार की भाषा है और सियामी चीनी भाषा। इसलिए जो शाखा वर्ग है ये तिब्बती, हिमालय, उत्तरी असम और असम म्यांमारी। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्य में बोली जाए। और जो चौथी है वो भारत यूरोपीय जो आर्य है, जो सबसे अधिक है 73%, जिसे इंडो आर्य उप परिवार के हैं। और इसका शाखा वर्ग कहाँ? ईरानी या फारसी, दर्दी और भारतीय आर्य। ये आए कहाँ से? भारत से बाहर भी बोले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, यानी 73% जो है ये भारतीय यूरोपीय आर्य जो है ये परिवार के ज़्यादा बोलने वाले हैं परसेंट। 73% ये भाषाई आधार पर हैं जो वर्गीकरण किया गया है। उप परिवार, शाखाएं और वर्ग जो भारत में भाषा बोलने वाले हैं भाषाई वर्गीकरण के आधार पर। अब हम देखें कि धार्मिक संगठन जो है इसमें देख सकते हैं कि जो धर्म के आधार पर, ये धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है। क्योंकि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग जो है सभी पक्षों में ये देखने को मिलता है। तो हम धार्मिक संगठन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर देखें तो भारत में, देश में धार्मिक समुदाय के स्थानिक वितरण कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि दूसरे राज्य में इसका प्रतिशत जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है। हाँ, अगर देख लें जैसे भारत में अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदू का परसेंटेज जो है 79.8% 2011 की जनगणना के अनुसार, ईसाई जो है 2.3 और मुस्लिम 14.2, सिख 1.7, बौद्ध जो है 0.7, जैन जो है 0.4, अन्य धर्म 0.7% और जिसका धर्म कोई ज्ञात नहीं है वो 0.2% है। और इसको हम कंपैरिजन के मामले में देख सकते हैं, कंपैरेटिव। तो मान लिया 1991 में कितना था परसेंटेज और अभी कितना है, उसमें हिंदू अगर देख लें 79.8% बताए और पहले 82.41 था। अब मुस्लिम जो है 11.67, वो 14.2 हो गया। उसी तरह ईसाई 2.3, पहले था 2.32, सिख 1.99 थे 1.7। तो ये डाटा जो है हम कंपैरेटिव डाटा देख सकते हैं। अब अगर हम देखें कि जो धर्म के आधार पर है, जैसे भारत बांग्लादेश सीमा और भारत पाक सीमा से जो जिले सटे हुए हैं, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्य, दक्कन पठार और गंगा के मैदान को छोड़ दिया जाए तो हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। यानी उसका परसेंटेज है 70 से 90% और उससे भी अधिक। यानी हिंदू जो धर्म के मानने वाले हैं वो
ज़्यादा हैं दूसरे धर्म की तुलना में, जैसा कि हम देख सकें डाटा में देख चुके हैं। तो भूदृश्य पर अगर धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति, जो संरचनाएं पवित्र, उसका जो है कब्रिस्तान के उपयोग, पौधों और प्राणियों के समुच्चय और वृक्षों के निकुंज के माध्यम से प्रकट होती है। अगर देखें कि ग्रामीण समाधियों से लेकर विशाल हिंदू मंदिर, मस्जिद, महानगर में जो है बड़े बड़े गिरजाघर, ये देखे जा सकते हैं। एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठों और गिरजाघर के शोभायमान ढंग से बड़े गिरजाघर भी हैं। मान ले बड़े बड़े गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, और इनके आकार, प्रकार, स्थान, प्रयोग और संख्या सब में भिन्नता देखने को मिलती है। पूरे देश में अगर देखें तो डिफरेंट दिखाई देता है। अगर मुस्लिम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म के, मुस्लिम संप्रदाय की, तो ये जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली और उसके आसपास और लक्षद्वीप में ज़्यादा केंद्रित है। उसी तरह ईसाई अगर देखें तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। पश्चिमी तट के साथ गोवा और केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्य, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में ये ईसाई धर्म वाले दिखते हैं। और सिख संप्रदाय, जो सिख है, सिख धर्म के मानने वाले, ये खास करके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज़्यादा है। और छोटे धार्मिक समूह और जैन और बौद्ध धर्म जो है, ये देश के गिने चुने क्षेत्र में ये केंद्रित हैं। जैनियों का अगर देखें तो जैनियों का जो छोटा धार्मिक समूह है ये, और बौद्ध धर्म का है, ये गिने चुने क्षेत्र में केंद्रित है। और राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में, गुजरात और महाराष्ट्र में ये जैन धर्म वाले ज़्यादा हैं, जबकि बौद्ध धर्म मानने वाले ये महाराष्ट्र में ज़्यादा दिखते हैं, ज़्यादा केंद्रित है। यहाँ पर ये ज़्यादा संख्या में हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म मानने वाले जो लोग ज़्यादा दिखते हैं, रहते हैं, निवास कर रहे हैं, वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। इसके जम्मू कश्मीर में भी कहाँ, लद्दाख में, और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में कहाँ, लाहौल और स्पीति में। इसके अतिरिक्त भारत में जो है धर्म के आधार पर देखें तो अन्य धर्म भी हैं, जरथुस्ट्रियन हैं, और कुछ भी अलग अलग विश्वास वाले भी देश में बिखरे हुए हैं, जैसे पारसी धर्म भी। तो ये हो गया धार्मिक संगठन। अब है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। तो अगर आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला मुख्य श्रमिक, दूसरा सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक जो एक वर्ष में 183 दिन तक कम से कम काम करता है, सीमांत श्रमिक जो वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, और अश्रमिक जो जिन्हें की काम मिलता नहीं है। तो अगर देखें भारत में श्रमिकों का जो अनुपात है, मुख्य और सीमांत, इसका अनुपात 2011 के अनुसार 39.8%, जबकि 60% जो है विशाल जनसंख्या जो है अश्रमिकों की। तो ये आर्थिक स्तर को इंगित कर रहा है, तो जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, यानी जो कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। तो मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक जिसको कोई काम नहीं है, तो आश्रित जनसंख्या भारत में का उसका अनुपात बहुत अधिक है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन का हिस्सा है, जो डिपेंडेंट है किसी न किसी पर। और बेरोजगार और अल्प बेरोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना को व्यक्त करता है कि आगे ये इसकी संख्या बढ़ सकती है। अगर हम देखें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6%, दमन एवं दीव में 49.9%, ये सामान्य भिन्नता दिखाता है। इसके अतिरिक्त अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। तो भारत के देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये जो बार डायग्राम दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये इसमें दिखाया जा रहा है। अभी सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चला रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ये सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि समाज का जो विभाजन है पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है। लेकिन जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें जो है बालिकाओं की को आगे बढ़ाने के लिए ये आगे कदम उठाना पड़ेगा और उनसे भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, अलगाव और बहिष्कार नहीं किया जाना है। तो आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए गंभीर समस्या है और एक वैश्विक चुनौती है, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इसको अपने एजेंडा पॉइंट में लिया और कहा गया इनके द्वारा कि यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। तो ये ह्यूमन जो है डेवलपमेंट जो रिसोर्स है इंडेक्स है UNDP 1995, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मानवता के प्रति एक अपराध की संज्ञा दी गई है। इसीलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून तो बने हुए हैं लेकिन अभी भी भेदभाव होता है। और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और समाज जो इन भेदभाव और बुराइयों को दूर करने के लिए अगर प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो उसे हम सभ्य समाज नहीं कह सकते। तो भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो मान लिया बालिकाओं के साथ जो व्यवहार नहीं किए जा रहे हैं सही, अगर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है, भ्रूण हत्या जो है, कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसलिए सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी साक्षरता, जो स्त्री साक्षरता दर है उसको बढ़ाने के लिए एक सामाजिक अभियान भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर चलाया है। और अब भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन यदि देखें तो व्यक्ति के खेती में काम कर रहे हैं, विनिर्माण व्यापार कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में कर रहे हैं या अन्य व्यावसायिक कार्यों में लगे हुए हैं। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात, जैसे अगर देखें लगभग 54.6% कृषक हैं और या फिर कृषक मजदूर हैं। केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योग में लगे हैं और 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो घरेलू उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत और अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। और पुरुष और स्त्री जनसंख्या के जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुष श्रमिकों की जो संख्या है स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टर में अधिक है। अगर हम देख सकते हैं कि भारत में जो है जनगणना जो की गई उसमें 4 प्रमुख वर्गों में बांटा है, कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। इसमें महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन हाल के वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की सहभागिता में वृद्धि हुई है। महिलाओं की स्थिति थोड़ी सुधरी है और इसको हम देख सकते हैं। ये तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर देखें 54.6% है जो यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में 3.8 है और तृतीयक में 41.6 है। तो अगर हम देख लें, और इसमें भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है, ये हम देख सकते हैं डाटा। अब ये जानना आवश्यक है कि विगत दशकों में भारत में कृषि श्रमिकों के अनुपात में कमी आ रही। 2001 की जनगणना में 58.2% था, उससे कम आ गई, यानी कृषि पर निर्भरता कम हुई हमारी, कम लोग लगे हुए हैं। 54.6%, यानी द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ गई है। और इसका कारण क्या है कि निर्भरता जो है लोगों की कम हो रही है। श्रमिकों की खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता से गैर खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता बढ़ रही है और ये अच्छे सूचक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र की ओर पलायन हुआ है। अगर प्राथमिक क्षेत्र से कहें तो हम द्वितीयक क्षेत्र की ओर। ये देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरी स्थानांतरण है और ये सकारात्मक है, देश के लिए सकारात्मक है। अब देश के विभिन्न सेक्टर में श्रम सहभागिता की दर की स्थानिक भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्य में कृषि करने वाले कृषकों या किसानों की संख्या अधिक है,
दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, यहाँ कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है, क्योंकि उनके पास अपने खेत नहीं है काम करने के लिए, वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। ये न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को, बल्कि बृहत स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टर में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को इंगित करता है, यानी बताता है कि नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो गैर कृषि कार्यों में लोगों का जो है रोजगार कृषि से के क्षेत्र से छोड़ करके दूसरे यानी उद्योग धंधे, कल कारखाने में काम करने में ये लग रहे हैं। यानी कृषि के क्षेत्र से लोगों का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की ओर स्थानांतरण हो रहा है, उनका पलायन हो रहा है। तो ये जो पार्ट है, अब हम इसको प्रश्न जो जानकारी हासिल की है जनसंख्या, भारत की जनसंख्या संगठन के बारे में, तो कुछ प्रश्न हैं, तो जिसको आप जो अभी पढ़ाई हुई है, जो बताया गया, उसके आधार पर उसको देखेंगे और उसके उत्तर आप लिखना है, नोट करना है। ठीक है, तो पहला जैसे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है और किस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास कर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, और भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न है, इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न है जो आपको इनसे मुख्य बिंदु लिखना है और उन प्रश्नों के उत्तर जो है अपने होमवर्क की कॉपी में लिखना है, नोट करना है और उसे जानकारी हासिल करनी है।